हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं मंत्रिपरिषद को, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद को, मंत्रिमंडल को। कई लोगों में ये भी कंफ्यूजन होगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, मंत्रिपरिषद क्या कर सकते हैं, क्या उसकी विशेषता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मंत्री जो परिषद है, यह मंत्रिपरिषद का भी एक आकार निश्चित है कि यह मंत्रिपरिषद कितने से कितनी होनी चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब किसका 15%? जो टोटल चुने हुए जो संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, 545 सदस्य जो होते हैं उसमें से 543 चुनकर आते हैं, उसका मैक्सिमम 15% तक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसका प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। 91वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में यह प्रावधान किया गया था। इसके पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। फिर यह प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि कई लोग इसका दुरुपयोग करते थे और कुछ लोगों को बिना विभाग के भी मंत्री का दर्जा दे दिया जाता था, जिससे उनको वेतन और भत्ते स्पेशल मिलने लगते थे और इससे हाउस ट्रेडिंग का भी कुछ सामने आता था। चलिए वो चीज बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिक्स है, मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम संख्या 15% हो सकती है। अब मैं बात करता हूं कि मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन मंत्रिपरिषद में आता है और कौन कौन इसमें शामिल है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पर प्रधानमंत्री, दूसरा होता है कैबिनेट मंत्री, इसमें शामिल होते हैं, तीसरे राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं और चौथा उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं। चारों को हम समझते हैं आसान भाषा में। प्रधानमंत्री आप जानते हैं कौन है, अभी इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है वो भी समझते हैं। कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री से छोटे राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री से छोटे उप मंत्री होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऐसा संविधान में इनका उल्लेख नहीं है कि राज्य मंत्री ये छोटे हैं, उप मंत्री छोटे हैं, लेकिन ये बनाया गया है कि जो सीनियर लोग होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर उनको मंत्री बनाया जाता है और जो उनसे सीनियर नहीं होते, उनसे जूनियर होते हैं या छोटे कद के होते हैं, उनको राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं और एक किसी न किसी के सहायता के लिए होते हैं। देखिए समझ लीजिए क्या होता है स्वतंत्र प्रभार। अभी आपने देखा होगा हमारी वित्त मंत्री जो सीतारमण जी हैं वो, और एक राज्य मंत्री जी भी हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय की सहायता के लिए एक और राज्य मंत्री रखे गए हैं और कुछ कुछ ऐसे राज्य मंत्री होते हैं जो उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता, वह स्वयं ही विभाग देखते हैं, तो वो स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके बाद किसकी, कि मंत्रिपरिषद, और आपने सुना होगा कहीं कहीं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बस आते हैं, उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं आते। अगर कोई आपसे बोले कि मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बस शामिल होते हैं, और मंत्रिपरिषद बोले तो उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल हो जाएंगे। अर्थात मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री उप मंत्री जोड़ देंगे तो वह में मंत्रिपरिषद बन जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान की, मंत्रिपरिषद के बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आर्टिकल 74(1) और 74(2) और 75 हमें इसके लिए देखना है। 74 में कहा गया राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इतना बस लिखा गया था। फिर आर्टिकल 74(1) है, यह जब जोड़ा गया या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, इसमें कहा गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। और दूसरे नंबर पे लिख दिया मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। ये 2 पॉइंट जोड़ दिए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। पहले ऐसा नहीं था, अर्थात 42वें, ये कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इस संशोधन में अर्थात राष्ट्रपति को कैबिनेट मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। फिर अगला देखते हैं, आर्टिकल नंबर 75 में लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा
और राष्ट्रपति कौन को करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्त? जो विधायक दल का नेता होगा। मैंने क्या बोला, आर्टिकल 75 में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो विधायक दल का नेता होगा उसे प्रधानमंत्री चुनेगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और किसे करेगा प्रधानमंत्री नियुक्त? वह जो विधायक दल का नेता होगा। और प्रधानमंत्री जब बन जाएगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो इस मंत्रिपरिषद को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक नोट करने वाली बात है, अगर कोई राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री बना दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर किसी एक सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा उसका मंत्री पद नहीं रहेगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, हाँ, ये कार्यकाल, तो किसी भी मंत्री परिषद का या मंत्री का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब कोई बोलेगा 5 वर्ष। 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है। मंत्री जब तक मंत्री है जब तक प्रधानमंत्री चाहे, अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसी सलाह राष्ट्रपति को दे दे कि इस व्यक्ति को मंत्री पद से हटा दीजिए, तो उसे हटा दिया जाएगा। अर्थात वह मंत्रिपरिषद को या मंत्री को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। इसलिए कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रसाद पर्यंत है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। क्लियर? अब मैं बात करूं उत्तरदायी मंत्रिपरिषद किसके प्रति होती है, तो इसमें 2 क्लॉज हैं। एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये चुना हुआ सदन होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति के लिए, और सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए। अब मैं बात करूं, एक और होता है संसद में, लोकसभा एक महासचिव का एक पद होता है। इसकी नियुक्ति जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और यह व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह संसदीय प्रक्रिया के बारे में, जो संसद की प्रोसीजर होती है उसकी प्रक्रिया के बारे में लोकसभा के अध्यक्ष को सलाह देता है और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करता है। क्लियर है? तो यह हो गई मंत्रिपरिषद। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपका निराकरण किया जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।